पहले चित्र बनाइए। तो चित्र में कुल 3 परत होती है। इसका नाम होता है दर्पटल। दर्पटल सबसे भारी परत दर्पटल, अंदर वाली होती है रक्तपटल और सबसे मध्य परत मध्यपटल, सबसे भीतर वाली रक्तपटल। और ये रेटिना या दृष्टिपटल होती है। कॉर्निया, लेंस, यहाँ पर पड़ता है पर्दा, इसका नाम होता है आइरिस। पर्दे में बहुत छोटे होते हैं, इसका नाम होता है पुतली या तारा बोलते हैं। यहाँ पर जो ध्रुव रहता है इसका नाम होता है आपका नेत्रोध्रुव। और ये जो ध्रुव होता है इसका मतलब होता है गाथा ध्रुव। ये दर्पपालिया, यहाँ पर होता है इसको बोलते हैं तितली। ये मानव नेत्र के भाग होते हैं। कितनी? 10 भाग होते हैं मानव नेत्र के। पहला जो भाग होता है इसका नाम होता है दर्पपटल। ये बीच वाला होता है मध्यपटल या रक्तपटल। अंदर वाला रेटिना, इसका नाम होता है पालिया। यहाँ पे बिंदु होता है, संरचना होती है, बोरिसोविक बिंदु बोलते हैं। ये जो ध्रुव होता है लेंस और दृष्टिपटल के मध्य होता है, काचा ध्रुव होता है। और लेंस और कॉर्निया के मध्य होता है, उसका नाम होता है नेत्रोध्रुव या जनेध्रुव होता है। ये बाहर वाला भाग कॉर्निया, यहाँ पे लेंस उत्तर होता है। इसके पास में एक पारदर्शी पर्दा होता है, इसका नाम होता है आइरिस। और आइरिस में गोल संरचना पाई जाती है, चित्र होता है, इसका नाम होता है पुतली। तो मैं बता दें कि मानव नेत्र के 3 भाग होते हैं। मानव नेत्र के 3 परत पाई जाती है मानव नेत्र की। पहली परत का नाम होता है दर्पटल। तो दर्पटल का मतलब होता है, दर्पटल है वो नेत्र की सबसे बाहरी परत होती है। सबसे बाहर वाली जो परत होती है उसका नाम होता है दर्पटल। ये मोटी और मजबूत होती है तथा नेत्र को आकृति यही परत प्रदान करती है। तो सबसे बारीक परत को दर्पटल बोला जाता है। ये मोटी और मजबूत होती है और आंख को जो आकृति देती है वो दर्पटल ही नेत्र को आकृति प्रदान करती है। दूसरा जो होता है वो होता है मध्यपटल या रक्तपटल। नेत्र के बीच वाली परत को ये रेटिना या दृष्टिपटल बीच में जो परत पाई जाती है उस परत को बोलते हैं रक्तपटल। क्यों बोलते हैं इसको रक्तपटल? क्योंकि इसमें रक्त नलिकाओं का जाल बिछा होता है। रक्त नलिकाओं का जाल बिछा होता है और इसका मुख्य कार्य होता है नेत्र को पोषण प्रदान करना। पोषण प्रदान करना, ये नेत्र को पोषण प्रदान करता है कौन? रक्तपटल। आंख कमजोर हो जाती है, चश्मे की आवश्यकता पड़ती है। आंख कभी कमजोर नहीं होती है, आंख कमजोर होती है तो छोटी होगी। आंख तो बराबर रहती है, आंख बराबर रहती है, लेकिन कमजोर क्यों होती है? जब रक्तपटल में रुधिर नलिकाएं कमजोर हो जाती हैं, रक्त जो नलिकाएं होती है वो कमजोर हो जाती है, सिकुड़ जाती है, कोई भी इसमें अगर हो जाती है, कुछ भी हो जाता है तो नेत्र को पोषण नहीं मिलेगा। क्योंकि इसका मुख्य कार्य पोषण देना होता है। नेत्र को पोषण नहीं मिलेगा तो शरीर को अगर भोजन नहीं मिलेगा तो शरीर कमजोर होगा। और नेत्र को जब रक्तपटलें कमजोर हो जाती हैं तो नेत्र को पोषण नहीं मिल पाएगा, जितना चाहिए उतना पोषण नहीं मिल पाएगा। तब क्या हो जाती है? नेत्र कमजोर हो जाती है, नेत्र में दोष आ जाते हैं। बाकी आंख में कोई खराबी नहीं होती। आंख छोटी हो गई, बड़ी हो गई, कमजोर हो गई, कुछ नहीं होता। सिर्फ जो रक्तपटल होता है, रुधिर नलिकाएं होती हैं, वो कमजोर हो जाती है, जिसके कारण नेत्र को पोषण नहीं मिल पाता है। तीसरा जो होता है वो होता है आपका रेटिना। तीसरा होता है आपका रेटिना या दृष्टिपटल बोलते हैं। इसी को रेटिना बोलते हैं, इसी को दृष्टिपटल के नाम से जाना जाता है। तो दृष्टिपटल का क्या करेंगे?
नेत्र के सबसे भीतर वाली परत को दृष्टि पटल कहा जाता है, इसे रेटिना भी बोला जाता है। दृष्टि पटल में एक गोल संरचना पाई जाती है जिसे पीत बिंदु कहते हैं। इसको बोलते हैं क्या? पीत बिंदु कहते हैं। पीत बिंदु की विशेषता ये होती है, दो बिंदु होते हैं, एक होता है पीत बिंदु, एक होता है अंध बिंदु। अंध बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनता है वो आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, क्योंकि पीत बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। अगर जो भी प्रतिबिंब पीत बिंदु पर बनेगा वो अपन को स्पष्ट दिखाई देगा। कभी कभी क्या होता है, कुछ प्रतिबिंब अपन को साफ दिखाई नहीं देते, धुंधले दिखाई देते, इसका मतलब उसका जो प्रतिबिंब बना है वो पीत बिंदु पर नहीं बना है। तो सबसे भीतर वाली परत को दृष्टिपटल कहा जाता है। दृष्टिपटल में गोल संरचना पाई जाती है, इसको पीत बिंदु कहते हैं। पीत बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब और सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। दृष्टिपटल से अनेक तंत्रिकाएं निकलती हैं, जिसको धृत पालिकाएं कहते हैं या धृत तंत्रिकाएं कहते हैं। ये भी दृष्टिपटल निकलती हैं। और धृत तंत्रिकाओं का मुख्य कार्य होता है दृष्टिपटल पर जो प्रतिबिंब बना है उस प्रतिबिंब की सूचना है वो मस्तिष्क तक पहुंचाता है। धृत पालिकाओं का मुख्य कार्य होता है दृष्टिपटल पर बने प्रतिबिंब या जो भी चित्र बनता है उस चित्र की सूचना मस्तिष्क तक पहुंचाना होता है। मस्तिष्क फिर उसकी सूचना के आधार पर उस चित्र को देखता है। दूसरी बात, दृष्टिपटल पर ही किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक को उल्टा दृष्टिपटल पर ही बनता है। यानी आंख में जो चित्र बनता है सामने वाले का या जो भी प्रतिबिंब बनता है किसी भी वस्तु का, वो प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर ही बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक व उल्टा बनेगा। आंख में हमेशा प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनता है, फलस्वरूप हमें वो सीधा दिखाई देता है। ठीक है, वास्तविक उल्टा बनेगा, चित्र हमेशा उल्टा बनता है नेत्र में, और अपन को दिखाई कैसा देता है? सीधा दिखाई देता है। चौथा जो भाग होता है इसका नाम होता है कॉर्निया। कॉर्निया होता है दर्पटल का, ये दर्पटल है, दर्पटल का अग्रभाग कुछ उभरा हुआ होता है। ये दर्पटल का अग्रभाग कुछ उभरा हुआ होता है जिसे कॉर्निया कहा जाता है। कॉर्निया के द्वारा ही प्रकाश की किरणें नेत्र में प्रवेश करती हैं। पांचवा जो भाग होता है लेंस। नेत्र में एक मोटा उत्तल लेंस लगा होता है। कौन सा लेंस होता है नेत्र में? उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस होता है तभी तो अभी हम बात करके चले कि इस पर जो भी प्रतिबिंब बनता है वास्तव उल्टा बनता है, क्योंकि उत्तल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब की चर्चा हुई थी। उत्तल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, इसलिए नेत्र में भी प्रतिबिंब उल्टा बनता है क्योंकि लेंस उत्तल लगा होता है नेत्र में। तो मोटा उत्तल लेंस लगा होता है जो पारदर्शी व मुलायम होता है, और लेंस के द्वारा ही नेत्र में प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है। अगला जो पॉइंट है वो आपका आइरिस। आइरिस क्या होता है? मानव नेत्र में दृष्टिपटल के पास में, ये दृष्टिपटल के पास में एक पारदर्शी पर्दा लगा होता है। एक पारदर्शी पर्दा लगा होता है। उस पर्दे का मुख्य कार्य क्या होता है? उस पर्दे में एक गोल संरचना पाई जाती है, जिसका मतलब आगे इसको पुतली बोला जाता है। इस आइरिस का मुख्य जो कार्य होता है वो कार्य होता है प्रकाश की तीव्रता को कम या अधिक करना। यानी प्रकाश के अनुसार पहला काम होता है प्रकाश को अंदर जाने जितनी आवश्यक होती है हमको उतना जाता है। इसका जो दूसरा बदलना होता है वो होता है पुतली के व्यास को घटाना या बढ़ाना। आइरिस का जो काम होता है वो होता है पुतली के व्यास को घटाना या बढ़ाना। अब पुतली का क्या काम होता है वो बड़ा की बात करिए, लेकिन आइरिस का जो काम होता है वो होता है पुतली के व्यास को घटाना या बढ़ाना होता है। प्रकाश की तीव्रता के अनुसार पुतली के व्यास को ये घटाता है या बढ़ाता है। जब प्रकाश मंद होता है तो ये पुतली के व्यास को बढ़ा कर देता है, जब प्रकाश तेज होता है तीव्र होता है तो पुतली के व्यास को क्या कर देता है?
कम कर देता है। पुतली क्या होती है? आइस में गोल संरचना पाई जाती है जिसको पुतली बोलते हैं। पुतली का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है प्रकाश की तीव्रता के अनुसार जितना प्रकाश चाहिए उतना आदमी प्रवेश करता है, जितना नहीं चाहिए उसको बाहर फेंक देता है। तीसरा होता है आपका नेत्रोद या जलीय द्रव्य। ये यहाँ पर होता है कॉर्निया व लेंस के मध्य, कॉर्निया और लेंस के मध्य एक पारदर्शी द्रव पदार्थ पाया जाता है। उस द्रव पदार्थ का नाम होता है नेत्रोद द्रव्य। क्या विशेषता होती है इसकी? इसमें थोड़ी मात्रा में नमक घुला होता है, यानी लवणीय होता है। इनका स्वाद और नमक जैसा होता है, लवणीय होता है। और इनका जो अपवर्तनांक होता है वो 1.33 होता है। इसका जो मुख्य कार्य होता है वो काम होता है कीट और पतंगे, कीट पतंगे आदि से नेत्र की सुरक्षा करना। जैसे नेत्र में कोई भी कीट या पतंगा प्रवेश करता है तो ये नेत्रोद द्रव्य है, उस नेत्रोद द्रव्य में वो घुल जाता है, घुल करके वो मरी जाता। जैसे प्रवेश करेगा अपन आँख को करेंगे यूं करके नेत्रोद द्रव्य होगा, नेत्रोद द्रव्य घुल जाएगा। नेत्रोद द्रव्य का स्वाद होता है कौन सा? लवणीय होता है। लवणीय द्रव्य कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता, इसलिए कीड़े पतंगों से सुरक्षा करता है, जिसको साधारण भाषा में हम सुख बोलते हैं। ये यही होता है। कच्चा द्रव्य क्या होता है? कच्चा द्रव्य होता है लेंस और दृष्टिपटल के मध्य, ये दृष्टिपटल और ये लेंस, इनके बीच में जो द्रव पदार्थ भरा होता है उसको बोलते हैं कच्चा द्रव्य। कच्चा द्रव्य है वो आंख को नम नहीं रखता है। इसका अपवर्तनांक है वो भी 1.33 होता है। तो ये मानव नेत्र की संरचना होती है। 10 तो भाग होते हैं, जड़ पटल, मध्य पटल, आपका रेटिना या दृष्टिपटल, कॉर्निया, लेंस, आइरिस, पुतली, नेत्रोद्रव्य, कच्चा द्रव्य, पीत बिंदु के भी संरचना है। इस दृष्टिपटल पर एक गोल संरचना होती है जिसको पीत बिंदु बोलते हैं। पीत बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब से स्पष्ट बनता है। तो ये तो मानव नेत्र की संरचना होगी। नेत्र का निकट बिंदु, नेत्र का दूर बिंदु, दृष्टि प्रास, आगे होगी बात मानव नेत्र में पाए जाने वाले दोष। 4 दोष होते मानव नेत्र में। एक का होता निकट दृष्टि दोष, एक का दूर दृष्टि दोष, एक का जरा दृष्टि दोष और एक का दृष्टि विषम दोष। पहले बात करेंगे नेत्र का निकट बिंदु। नेत्र के निकट का वह बिंदु, नेत्र के सबसे नजदीक का वह बिंदु जहां पर रखी वस्तु को नेत्र स्पष्ट रूप से देख सकता है, निकट बिंदु कहलाता है। आंख के कितनी नजदीक वस्तु को रख सकते हैं, जिस वस्तु को नेत्र है वो स्पष्ट रूप से देख सकता है, उस बिंदु का नाम होता है निकट बिंदु। सबसे नजदीक का बिंदु कहां पर वस्तु दिखाई देती है उसको निकट बिंदु बोलते हैं। और स्वस्थ नेत्र के लिए इसका मान 25 सेंटीमीटर होता है। यानी आंख और वस्तु के बीच की दूरी अगर 25 सेंटीमीटर है तो वो नेत्र का निकट बिंदु होता है। और आंख अगर स्वस्थ है पूर्ण रूप से तो उस 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। दूसरा है नेत्र का दूर बिंदु। नेत्र का दूरस्थ वह बिंदु या नेत्र के दूर का वह बिंदु जहां पर रखी वस्तु को मानव नेत्र है वो स्पष्ट रूप से देख सकता है, दूर बिंदु कहलाता है। नेत्र के लिए, स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु का मान अनंत होता है। कितनी दूर पर वस्तु दिखाई दे सकती है उसको दूर बिंदु बोलते हैं। और स्वस्थ नेत्र के लिए इसका मान अनंत होता है। स्वस्थ नेत्र है वो अनंत तक किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकती है। अगला जो पॉइंट है वो आपका दृष्टि प्रास। निकट बिंदु
वह दूर बिंदु के बीच की जो दूरी होती है वो दृष्टिप्रास कहलाती है। समस्त नेत्र के लिए दृष्टिप्रास का मान वो कितना होता है 25 सेंटीमीटर व अनंत के बीच का होता है। क्यों होता है? क्योंकि 25 सेंटीमीटर नजदीकी वस्तु देख सकता है और अनंत दूर को देख सकता है। तो निकट बिंदु और दूर बिंदु यानी 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच की दूरी को दृष्टिप्रास कहा जाता है। मानव नेत्र में कौन कौन से दोष पाए जाते हैं? पहला दोष है निकट दृष्टि दोष। नाम निकट दृष्टि दोष है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को, जिसके भी नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है, उस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, नजदीक की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। 25 सेंटीमीटर पर की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। नाम निकट दृष्टि दोष है तो निकट की साफ दिखाई देती हैं और दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती हैं। इसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। इस दोष से निवारण के लिए कैसे उपचार किया जाए तो दूर? इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस से बने ऐनक का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस से बने ऐनक का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न बहुत बढ़िया निकलता है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस काम में लिया जाता है? अवतल लेंस काम में लिया जाता है। दूसरा होगा दूरदृष्टि दोष। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। दूर से दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, लेकिन निकट की वस्तुएं से स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसको दूरदृष्टि दोष बोला जाता है। इस दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस से बने ऐनक का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस से बने ऐनक का उपयोग किया जाता है। तीसरा जरा दृष्टि दोष। इस दोष से जरा नाम जरा है, उम्र बढ़ जाती है, जरा का मतलब होता है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है, उम्र बढ़ती जाती है, तो लेंस की पारदर्शिता कम हो जाती है। लेंस की पारदर्शिता और उसका जो मुलायमपन है वो कम होता जाता है। कम होगा तो व्यक्ति को सारी की सारी वस्तुएं वो धुंधली दिखाई देगी, चाहे वो नजदीक की है चाहे दूर की है। न तो नजदीक वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी और न दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। सारी की सारी वस्तुएं उसको धुंधली दिखाई देती हैं। इस दोष के निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी एक ही ऐनक में दोनों लेंस लगा दिए जाते हैं, क्योंकि न उसको नजदीकी दिखाई देती है न दूर की उसको दिखाई देती है। तो एक ही ऐनक के दोनों लेंस लगा दिए जाते हैं। आधा जो शीशा होता है उत्तल का और आधा अवतल का होता है, ताकि एक से तो दिखाई दे जाती है निकट की, अवतल वाले से दिखाई दे जाएगी और उत्तल वाले से दूर की दे जाएगी। तो द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। दृष्टि रश्मि दोष क्या होता है? इस दोष से पीड़ित व्यक्ति की कॉर्निया की जो गोलाई होती है, कॉर्निया कॉर्निया की जो गोलाई होती है उस गोलाई में अनियमितता आ जाती है और कॉर्निया के द्वारा ही प्रकाश की किरणें हैं वो आंख में प्रवेश करती है। तो कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता आ जाएगी, जिसके कारण व्यक्ति को सारी की सारी वस्तुएं हैं, चाहे वो नजदीकी है चाहे वो दूर की है, वो
ऊर्ध्वाधर पड़ी हुई दिखाई देगी सारी की सारी। ठीक है, इस दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग करेंगे? मोटे और गोल वाले लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया आपके 4 दोष। 4 मुख्य दोष के अलावा आंख में एक दोष और होता है जिसको मोतियाबिंद बोलते हैं। मोतियाबिंद ये भी नेत्र का ही रोग होता है। क्या होता है मोतियाबिंद? जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है उसकी लेंस की जो पारदर्शी होता है, पारदर्शी होता है लेंस, तो लेंस धीरे धीरे अपारदर्शी हो जाता है। और जब लेंस अपारदर्शी हो जाएगा तो जितने भी जाएगा तो व्यक्ति को दिखाई नहीं देगा। तो जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है लेंस की पारदर्शिता कम होती जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को धुंधला दिखाई देनी लगता है। यदि कोई भी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है तो इसको धुंधला दिखाई देने लग जाता है, और जो धुंधला दिखाई देता है इसी का नाम होता है मोतियाबिंद कहते हैं। इस रोग को मोतियाबिंद बोला जाता है। अब इस मोतियाबिंद रोग को दूर करने की 2 विधियां होती हैं। मोतियाबिंद रोग को दूर करने की 2 विधियां होती हैं। पहली जो विधि होती है उसमें क्या करते हैं? मोतियाबिंद रोग को दूर करते हैं, यानी शल्य क्रिया के द्वारा मोतियाबिंद को दूर कर दिया जाता है। यानी लेंस में जो अपारदर्शिता होती है, साधारण भाषा में उसको ये बोला जाता है कि लेंस में जाला फैल जाता है, तो शल्य क्रिया के द्वारा जाल को हटा दिया जाता है, लेंस को साफ कर दिया जाता है। लेकिन समस्या यह है कि इस विधि में, शल्य क्रिया वाली विधि में आंख में जो चीरा पड़ा ज्यादा आता है, दर्द होगा, और आंख ठीक होने के बाद में देखने का जो क्षेत्र होता है नेत्र का वो कम हो जाता है, तथा ऑपरेशन के बाद काला लेंस का मोटा और बड़ा बड़ा चश्मा लगाया जाता है जो कि सारे नेत्रों को ढके रखता है। काला लेंस का और मोटे लेंस का और बड़े लेंस का एक नेत्र लगाया जाता है। ये समस्या होती है इसमें पहली विधि में। जबकि दूसरी विधि क्या होती है? दूसरी विधि में मोतियाबिंद के पीछे, मोतियाबिंद को छेदने नहीं पड़ा रहता है, मोतियाबिंद के पीछे वाली झिल्ली में एक कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। वह इसमें तो शल्य क्रिया के द्वारा लेंस को साफ करेंगे, लेकिन उसमें लेंस के पीछे वाली झिल्ली में एक कृत्रिम लेंस लगा देते हैं। मानव निर्मित लेंस लगा देते हैं, जिसका नाम होता है इंट्राओक्यूलर, जिसको बोला जाता है इंट्राओक्यूलर लेंस। तो प्रश्न बहुत बढ़िया आता है यहाँ से कि मोतियाबिंद रोग को दूर करने के लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है? तो हम बोलते हैं इंट्राओक्यूलर लेंस लगाया जाता है। अब इसमें फायदा ये होता है क्योंकि लेंस ही दूसरा लगा दिया तो न तो आंख में चीरा पड़ाएगा, चीर फाट नहीं होगी आंख में, दर्द नहीं होगा, देखने का क्षेत्र भी कम नहीं होगा, वो भी बढ़ जाएगा, और न ही मोटे मोटे और बड़े बड़े लेंस वाला ऐनक लगाना पड़ेगा। ये आधुनिक विधि होती है, वो है शल्य क्रिया वाली पुरानी विधि है, और ये आधुनिक विधि होती है। प्रश्न एक कक्षा में अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को शामपट पढ़ने में कठिनाई होती है। यह विद्यार्थी किस रोग से पीड़ित है, इसका निवारण कैसे किया जाता है? अंतिम कक्षा में, कक्षा की अंतिम पिछली पंक्ति में बैठा है और बोर्ड पर जो भी बात लिखी हुई उसको दिखाई नहीं दे रही है, तो वो विद्यार्थी किस रोग से पीड़ित हो सकता है? अब हम बता देंगे कि निकटदर्शी दोष से पीड़ित हो सकता है, क्योंकि निकट में निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। तो निकटदर्शी दोष से पीड़ित है वो विद्यार्थी, और इसके निवारण के लिए उस विद्यार्थी को अवतल लेंस से बने ऐनक का उपयोग करना चाहिए। दूसरा जो प्रश्न है कि आंख किस रंग के लिए सर्वाधिक सुखदायी होती है? सबसे ज्यादा सुखदायी आंख किस रंग के लिए होती है? उत्तर बताइए अपनी। हरे रंग के लिए सबसे ज्यादा सुखदायी होती है, और यही कारण होता है कि डॉक्टर जब ऑपरेशन थिएटर में जाता है तो ऑपरेशन थिएटर के चारों तरफ हरे पर्दे लगे होते हैं।
वही मतलब होता है इसका, कारण वही होता है, पिक्चर लॉजिक ही होता है इसका। हरे पर्दे लगे होते हैं ऑपरेशन थिएटर में चारों तरफ, क्यों लगे होते हैं? क्योंकि आंख को हरे रंग में सबसे ज्यादा दिखाई देता है। अगला जो प्रश्न है कि नेत्रदान करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो नेत्रदान क्या करता है, तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन नेत्रदान कर सकता है? पहली बात बताएंगे, नेत्रदान किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति कर सकता, आयु की कोई बाध्यता नहीं होती है, छोटा बड़ा बूढ़ा कोई भी नेत्रदान कर सकता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु होता है इसका कि नेत्रदान किसी भी लिंग का व्यक्ति कर सकता है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, किसी भी लिंग का व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। तीसरा जो पॉइंट है कि ऐनक लगाने वाला व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकता है, ये नहीं कि जो व्यक्ति ऐनक लगाता है वो नेत्रदान नहीं कर सकता, तो ऐनक लगाने वाला व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकता है। चौथा जो पॉइंट है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुका व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकता है, जिसने मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा दिया वो व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकता है। पांचवा जो पॉइंट है, संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता, जो संक्रामक रोग से पीड़ित होता व्यक्ति वो नेत्रदान नहीं कर सकता, उसकी नेत्रदान करने के बाद भी किसी काम की नहीं होती है। अगला जो बिंदु है, मृत्यु के 4 से 6 घंटे के अंतराल में नेत्रदान किया जा सकता है। व्यक्ति की मौत हो गई, उस मौत के बाद भी 4 से लेकर 6 घंटे तक नेत्र का दान किया जा सकता है। 4 से 6 घंटे के अंतराल में उसकी आंख ले ली जाती है तो वो किसी के भी काम आ सकती है। 4 से 6 घंटे बाद भी अगर दान करता है तो नेत्र किसी काम की नहीं होती।